सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू मस्तक ऊंचा करता था। थी तुझ में कोई बात निराली, इसलिए अकबर भी तुझसे डरता था। सभी को महाराणा प्रताप की जन्म जयंती की शुभकामनाएं। शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है जब महाराणा प्रताप का नाम आता है, क्योंकि वो हमारे पूरे भारत के ऐसे महान व्यक्तित्व रहे हैं जिनके द्वारा स्वतंत्रता के लिए ऐसा वक्तव्य दिया गया जैसा कि विश्व में किसी भी शासक द्वारा नहीं दिया गया, कि जब तक मैं अपने राज्य को स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक मैं ना तो महलों में सोऊंगा, ना मैं राजभवनों का खाना खाऊंगा, और मैं जंगलों में रहूंगा, ज़मीन पर सोऊंगा, जब तक कि मैं अपने राज्य को स्वतंत्र नहीं करा लेता। और उन्होंने यह करके भी दिखाया। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मास साहब। मैं हूं राजेश कुमार। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि हम एक महान व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करेंगे उन पर बनने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों की। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो महाराणा प्रताप का जन्म आज के दिन यानी कि 9 मई सन 1540 ईस्वी को हुआ था। उनके बचपन का नाम कीका था। देखिए, मेवाड़ी भाषा में कीका बच्चे को बोला जाता है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है तो कह सकते हैं कि उनके बचपन का नाम कीका था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह थे, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे, और उनकी माता थी जयवंता बाई। महाराणा उदय सिंह की करीब 20 रानियां थीं, और उन 20 रानियों से करीब 45 संतानें पैदा हुई थी। उनमें से महाराणा प्रताप एक थे। तो उन रानियों की राजनीति के कारण कुछ समय के लिए जयवंता बाई अपने पुत्र के साथ अलग रहीं, और उसी काल में उन्होंने नीतियाँ और एक प्रशासक की सभी गुणों का विकास रानी जयवंता बाई ने महाराणा प्रताप के अंदर कर दिया था। वह एक कुशल घुड़सवार भी थी, तो महाराणा प्रताप के लिए वह गुण भी सिखाए उन्होंने। इसके बाद उनका प्रश्न बनता है कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो सन 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गोगुंदा नामक स्थान पर हुआ, और यह दिन एक होली का दिन था। और राज्याभिषेक के बाद प्रश्न बनता है, क्योंकि उस समय जब राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मुग़ल शासक अकबर, और अकबर की एक नीति थी कि सामने वाले को पहले अधीनता स्वीकार प्रेम से करवाओ, अगर प्रेम से नहीं मान रहा तो उसके लिए फिर युद्ध नीति अपनाओ। तो महाराणा प्रताप के लिए भी उनसे अधीनता स्वीकार करवाने के लिए उन्होंने पहले शांति दूत भेजे। एग्जाम में कई बार दूतों का क्रम पूछ लिया जाता है, क्रम नहीं पूछा जाता तो यह पूछ लिया जाता है कि कौन सा, मतलब एक दे दिया जाएगा दूत और 3 कोई अन्य नाम दे दिए जाएंगे, यह भी पूछ लिया जाता है। या फिर 4 दूत भेजे थे, उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में भेजे थे। तो पहले नंबर पर उन्होंने जलाल खान को भेजा था। जलाल खान के बाद जब बात नहीं बनी तो उन्होंने, यानी कि मुग़ल शासक अकबर ने मानसिंह को भेजा, जो कि आमेर का राजकुमार था। जब मानसिंह वार्ता के लिए मेवाड़ पहुंचा तो महाराणा प्रताप ने अपनी तरफ से वार्ता के लिए किसको भेजा? अमर सिंह प्रथम, यानी कि अपने पुत्र को। अब मानसिंह बड़ा अचरज में हुआ कि मैं मुग़ल शासक की तरफ से वार्ता करने आया हूँ और मेरे लिए वार्ता करने के लिए अपने राजकुमार को भेज दिया। तो जब मानसिंह ने अमर सिंह से यह कारण जानने का प्रयास किया तो अमर सिंह ने कहा कि देख मानसिंह, तू भी राजकुमार है, तो राजकुमार से बात
मेवाड़ का राजकुमार ही करेगा, राजा नहीं करेगा। अगर तुझे पिताजी से बात करनी है तो तू भी तेरे पिताजी को भेज। तो इस तरीके से मानसिंह की और महाराणा प्रताप की मुलाकात नहीं हो पाई थी और मानसिंह बैरंग लौट गया। फिर उसके बाद अकबर ने मानसिंह के पिता यानी कि भगवान दास को भेजा और फिर भगवान दास और महाराणा प्रताप के बीच में वार्ता हुई, लेकिन वह विफल हो गई। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया। तो चौथा दूत फिर से अकबर ने टोडरमल को भेजा। तो ये 4 दूत भेजे थे, इनका क्रम ध्यान रखना। सबसे पहले भेजा था जलाल खान, दूसरे नंबर पर भेजा था मानसिंह, तीसरे नंबर पर भेजा था भगवान दास जो कि मानसिंह का पिताजी था, और चौथे नंबर पर टोडरमल। ठीक है, वार्ता नहीं हुई सफल। तो इसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध का नाम है जिसे बड़े ही गौरव के साथ बड़ा ही गौरवशाली युद्ध माना जाता है भारत के इतिहास में, और हैवी युद्ध का नाम है हल्दी घाटी युद्ध। इस युद्ध की सन ही नहीं पूछी जाती, डेट भी पूछ ली जाती है। तो यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। इसमें महाराणा प्रताप बड़े ही पराक्रम के साथ लड़े और कई बार प्रश्न तो नहीं बनता, लेकिन चर्चाओं में आता है कि इस युद्ध को किसने जीता। तो यह युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। मैं इसे अनिर्णायक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। राजा मानसिंह वह कर नहीं पाया, बंदी बना नहीं पाया। तो क्या यह युद्ध अकबर ने जीता? नहीं जीता। महाराणा प्रताप इस युद्ध में घायल हो गए थे, उनका घोड़ा घायल हो गया था, तो इसलिए वह युद्ध से बाहर चले गए थे। और उनके घोड़े का नाम था, सबको पता है, चेतक, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था अपने राजा के लिए। ऐसी स्वामी भक्ति वाला घोड़ा, ऐसे स्वामी भक्ति वाले घोड़े के उदाहरण हर जगह देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो अब हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चाएं तो बड़े स्तर पर बार बार की जाती हैं, लेकिन एक और युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम बहुत कम लोगों को पता है। और पता है वह कम लोगों को क्यों पता है? क्योंकि उस युद्ध को जीता था महाराणा प्रताप ने। उसकी चर्चा कोई नहीं करता। अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए 4 चौकियां स्थापित की थी। उन 4 चौकियों में से एक चौकी थी दुवेर नामक स्थान पर, और उस दुवेर चौकी का प्रमुख बना रखा था सुल्तान खान को। तो सन 1582 ईस्वी में दुवेर में युद्ध लड़ा गया। अकबर की तरफ से सेनापति था सुल्तान खान। तो इस युद्ध में सुल्तान खान मारा गया और इस युद्ध को महाराणा प्रताप ने जीत लिया। अब यहाँ पर युद्धों पर 2 प्रश्न फिर बनते हैं कि दुवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने दुवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था, और वापस हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। अब ये याद करने में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं इसका कारण बता देता हूँ। एक्चुअली में 2 स्थान है, थर्मोपोली और मैराथन। तो इन दोनों स्थानों पर युद्ध लड़े गए थे यूनानियों और मुस्लिमों के बीच में। तो जैसी स्थितियाँ महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में थी, वैसी ही परिस्थितियाँ कुछ उन युद्धों में थी। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सेना थी, वो बहुत छोटी थी। तो ऐसे ही यूनानियों के पास थर्मोपोली में सेना बहुत कम थी, लेकिन लड़े बड़े बहादुरी से थे, इसलिए इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। और दुवेर के युद्ध को जीता महाराणा प्रताप ने था। तो इसी तरह यूनानियों ने मैराथन के युद्ध को जीता था, तो इसलिए तुलना हो गई। मैराथन का मतलब भागदौड़ भी समझ सकते हो, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि महाराणा प्रताप ने दौड़ा करके और मुगलों को युद्धों में हराया था दुवेर के युद्ध में। तो ये याद रखने का एक तरीका है, कई बार पूछा जाता है प्रश्न। फिर इसके बाद
प्रश्न बनता है कि 1585 में चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप ने किस स्थान को राजधानी बनाया, तो चावंड को बनाया। और 1585 के बाद महाराणा प्रताप का जीवन शांति काल का रहा। उसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, ना अकबर के द्वारा उन पर आक्रमण किए गए। देखिए, यहाँ तक के जो प्रश्न थे वो लगभग इतिहास से संबंधित थे, और ये एक ट्रेंड था कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं कला से संबंधित, संस्कृति से संबंधित। तो अब महाराणा प्रताप की कला और संस्कृति मैं बताता हूँ। क्योंकि शांति काल स्थापित हो गया है, तो महाराणा प्रताप ने चावंड में माँ चामुंडा का मंदिर बनवाया। पूछा जाएगा कि माँ चामुंडा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा प्रताप ने करवाया। इसके बाद पूछा जाता है उनके दरबारियों के बारे में कि उनके प्रमुख दरबारी कौन थे। तो एक दरबारी थे चक्रपाणी मिश्र, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चक्रपाणी मिश्र अपने आप में एक वास्तुकार थे, एक वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता भी थे। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। तो यह पूछा जाता है कि चक्रपाणी मिश्र ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चक्रपाणी मिश्र ने लिखी। तो उनकी पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं, एक तो मुहूर्तमाला, और एक है विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ, और तीसरी पुस्तक है राज्याभिषेक पद्धति। तो पहली पुस्तक, ये कैसे भी क्रम ध्यान रख सकते हैं, विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति। अब आते हैं महाराणा प्रताप के चित्रकला के बारे में। तो जब मेवाड़ का हम चित्रकला पढ़ते हैं तो मेवाड़ शैली पढ़ते हैं। तो मेवाड़ शैली की उपशैली है चावंड शैली, क्योंकि महाराणा प्रताप ने राजधानी बना लिया था चावंड को। तो उनकी जो चित्रकला फेमस हुई वो चावंड शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। और तो प्रश्न पूछा जाएगा कि चावंड शैली किसके काल में विकसित हुई, तो आंसर होगा महाराणा प्रताप। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि चावंड शैली का स्वर्ण काल कौन से राजा के काल में रहा, तो स्वर्ण काल पूछा जाए तो अमर सिंह प्रथम आंसर होगा। और महाराणा प्रताप के काल में और अमर सिंह प्रथम के काल में, दोनों के काल में थे नसीरुद्दीन शाह, इस चावंड शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। क्योंकि शुरुआत तो हो गई आपकी महाराणा प्रताप के काल में, लेकिन जब स्वर्ण काल आया तो अमर सिंह प्रथम के काल में रहा। और उस समय नसीरुद्दीन शाह ने एक रागमाला नाम से एक चित्र बनाया था। तो इस तरीके से आपकी चित्रकला थी। एक और प्रश्न बार बार बनता है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के काल में चावंड कितने वर्ष राजधानी रही थी। तो 1585 में बनाया था, और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। तो जब 1597 से आप 1585 घटाएंगे तो यह आपका 12 साल आता है। और अगर एक और प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में कि चावंड राजधानी कितने वर्ष रही, ध्यान रखना वहाँ पे महाराणा प्रताप के काल में था, अब पूछ रहा है कितने वर्ष रही, मतलब कुल वर्ष कितने रही। तो मुगल मेवाड़ संधि आपकी 1613 ईस्वी में हुई थी। तो 1613 में से 1585 घटाएंगे तो यह 28 वर्ष आएगा। यानी कि जब कुल वर्ष पूछा जाए कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्ष रही, तो वह इसका आंसर होगा 28 वर्ष। इसके बाद महाराणा प्रताप की छतरी पर प्रश्न बनते हैं कि महाराणा प्रताप की छतरी कितने खम्भों की थी। तो महाराणा प्रताप की छतरी 8 खम्भों की थी। कहाँ पर स्थित है? बांडोली नामक स्थान पर, जो कि चावंड के आसपास पड़ता है। बांडोली नामक स्थान पर महाराणा प्रताप की 8 खम्भों की छतरी स्थित है। और प्रश्न कई बार चेतक की छतरी पर भी बन जाता है। तो चेतक की छतरी राजसमंद जिले के बलीचा गांव में स्थित है। तो यह था आपका महाराणा प्रताप के बारे में कुछ प्रश्न थे युद्ध से रिलेटेड। उसके बाद कला, संस्कृति और इसके बारे में। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।